हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्या बीएससी क्लासेस। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्वाड्रेचर क्षेत्रकलन से संबंधित एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं जो बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के लिए इंटीग्रल कैलकुलस से लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी और एमएससी में हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको वो सभी वीडियो मिलेंगी जिनको आप ढूंढ रहे हैं और वो बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में समझाई गई है। अगर आप मेरे इस चैनल पर आज नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो और वीडियो समझ में आए और प्रश्न पूरा समझ में आ जाए तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 5 को हम सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर हमें दिया हुआ है फाइंड द होल एरिया ऑफ द एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमको कर्व दिया हुआ है वो एस्ट्रॉइड है x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसका डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा और डायग्राम बनाने के लिए हमको लिमिट चाहिए x और y की, तो हमें वो x और y की लिमिट यहां पर लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने के लिए x और y की जगह पर हमें कोई फलन मानना पड़ेगा। तो हम यहां पर मान लेते हैं x इक्वल टू a cos x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। यहां पर हमने x और y के लिए ये त्रिकोणमिति के फलन मान लिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहां पर x और y की जगह पर जब हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा जो इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो यहां पर इन दोनों की सहायता से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखिए वैल्यू तो हम यहां पर जो इक्वेशन हमें कार्शियन फॉर्म में दे रखी है इसी में रखेंगे। देखिए यदि हम x इक्वल टू a लेते हैं डियर स्टूडेंट तो y की वैल्यू क्या आएगी। देखिए x इक्वल टू अगर हम a ले लेते हैं तो a अपॉन a तो 1 हो जाएगा। 1 के ऊपर कितनी भी पावर होती है उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो ये वाला 1 और राइट साइड वाला 1 कट जाएगा तो y अपॉन b की पावर 2/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी क्योंकि सारी कांस्टेंट संख्या 0 में चली जाएगी। और इसी प्रकार y की जगह पर अगर हम b पुट करते हैं क्योंकि y के अपॉन में b है इसलिए y की जगह b पुट करेंगे तो वही 1 b अपॉन b इक्वल टू 1 हो जाएगा और सेम कंडीशन रहेगी तो x की वैल्यू यहां पर 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए ग्राफ बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए कर्व का, a 0 और यहां पर आ गया 0a। ठीक है, सीधी रेखा हमको कर्व में कभी नहीं खींचनी है क्योंकि सीधी रेखा से तो सरल रेखा बनेगी और हमको कर्व बनाना है तो कर्व हमेशा गोलाई में बनता है, वक्राकार बनता है। तो ये मान लिया हमने x अक्ष है और इसी तरीके से ये मान लिया हमने ये y अक्ष है। ये x अक्ष हो गया, x डैश, ये हो गया y और y डैश। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम O से प्रदर्शित कर रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है, मूल बिंदु हम इसको बोलते हैं। और एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास A। तो हमने मान लिया कि इस A बिंदु के ऊपर जो डिस्टेंस है वो A है तो ये वाला जो निर्देशांक होगा वो A0 हो जाएगा। इसी तरीके से y के ऊपर भी अगर हम एक कोऑर्डिनेट मानते हैं, इस पॉइंट को अगर हम B से लिखें तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0b। यहां पर 0b आएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको करेक्शन कर लेंगे, ये
सेकंड कोऑर्डिनेट 0b है, 0b हो जाएगा। तो हमारा जो कर्व है वो ए पॉइंट और बी पॉइंट से गुजरता है। अब गुजरता है तो हम इसको डायरेक्ट नहीं मिला सकते, अगर डायरेक्ट मिला देंगे तो रेखा बनेगी, तो इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब यहां पर देखिए वक्र के अंदर x और y दोनों की पावर सम संख्या में है। देखिए यहां पर x की पावर ये सम संख्या में है, y की पावर भी सम संख्या में है। तो जब x की पावर सम संख्या में होती है तो वक्र y अक्ष पर सममित होता है, और y की पावर सम होती है तो x पर सममित होता है, x अक्ष के ऊपर सममित होता है। सममित का मतलब है x अक्ष के दोनों तरफ एक जैसा, और y अक्ष पर सममित है तो y अक्ष के दोनों तरफ एक जैसा। तो यहां पर दोनों की ही पावर सम है, तो इसका मतलब ये वक्र x और y दोनों तरफ एक जैसा होगा। तो देखिए जैसा ये x अक्ष के ऊपर बना है वैसा का वैसा ही नीचे y अक्ष पर भी बने, नीचे x अक्ष के नीचे बनेगा इस तरीके से। अब ये y अक्ष के राइट साइड में जैसा है y अक्ष के लेफ्ट साइड में भी ऐसा का ऐसा ही होगा, चारों तरफ एक जैसा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका हम डायग्राम बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये एक डायग्राम बन गया इसका। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है एस्ट्रॉयड का। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ओ ए बी, जो ये ओ ए बी भाग है, देखिए ओ ए बी भाग कहां पर है, कुछ इस तरीके से है। ये ओ बिंदु है, यहां पर ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है, और ये वक्र है इस तरीके से। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो इस तरह के इस कर्व, इस वक्र के अंदर 4 भाग हैं। 4 भाग हमको दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब इस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो इस पूरे एस्ट्रॉयड का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है उसके लिए हमने एक वीडियो पहले ही बना दी थी, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया अब हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करना है हमको इसको, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a और y dx। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये कार्तीय रूप में फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर हमें क्या करना है कि y और dx की वैल्यू पुट करनी है। y और dx की वैल्यू जब हम रख देंगे, जो हमने ऊपर त्रिकोणमिति फलन माने हुए वहां से, तो ये जो x की लिमिट है ये भी थीटा की लिमिट में चेंज होगी। देखिए x इक्वल टू हमारे पास क्या है, x इक्वल टू है a cos की पावर 3 थीटा, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dx की वैल्यू आ जाएगी। तो dx बराबर 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो और d थीटा। ठीक है, ये आ गई। और y की वैल्यू हमारे पास है, तो y बराबर है b साइन क्यूब थीटा। अब यहां पर लिमिट भी चेंज करते हैं। तो देखिए यदि x बराबर 0 अगर हम लेते हैं, देखिए यहां पर जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो cos की वैल्यू 0 हो जाएगी, और cos की वैल्यू 0 कहां होती है, 90 डिग्री पर। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर हम x की वैल्यू को a मानते हैं, यहां पर x की जगह 1a रखेंगे तो ये a से a कट के 1 हो जाएगा, और cos की वैल्यू 1 0 पर होती है तो 0 डिग्री हो गई। तो ये हमारी लिमिट हो गई 90 डिग्री टू 0। तो अब जो एरिया हमारे पास रहेगा वो हो गया 4 थीटा इक्वल टू 90 टू 0
y dx, तो y की वैल्यू b साइन क्यूब थीटा, और dx की वैल्यू हो गई माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और d थीटा। इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज करना चाहें तो इंटीग्रेशन में एक माइनस का निशान लगाना होता है। तो यहां पर जो ये माइनस का निशान है, इस माइनस के निशान से हम इस लिमिट को चेंज कर सकते हैं। तो ये 90 टू 0 की जगह पर 0 टू 90 हो जाएगी, और 3 को बाहर लाएंगे 3ab को, तो बाहर हो जाएगा 12ab, और लिमिट हो गई अब 0 टू 90, और फंक्शन हो गया साइन की पावर 3 और साइन मिलके साइन की पावर 4 और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम गामा फंक्शन की हेल्प लेंगे। गामा फंक्शन से हम किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं अगर उसकी लिमिट 0 टू 90 है। तो देखिए, अगर 0 टू 90 लिमिट हो और साइन की पावर m थीटा, कॉस की पावर n थीटा डी थीटा, इस टाइप का अगर फलन हो तो इसको हम लिख सकते हैं गामा m प्लस 1/2, गामा n प्लस 1/2, और अपॉन में 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2 और अपॉन 2। ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला है। इससे हम किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं अगर उस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू 90 है और साइन और कॉस का वो फंक्शन है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि साइन की पावर m, तो m की वैल्यू हमारे पास 4 है, और कॉस की पावर n है, तो यहाँ कॉस की पावर 2 होने की वजह से n की वैल्यू 2 है। इन दोनों मानों को, m और n के मानों को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा जो एरिया है वो निकलेगा, तो और वो ऐसे आ जाएगा 12ab, जो आगे है वो तो ऐसा कैसे ही रहेगा। m की जगह पर हमको 4 लिखना है, 4 प्लस 1/2, n की जगह 2 लिखना है तो 2 प्लस 1/2 अपॉन 2, और गामा के अंदर 4 प्लस 2 प्लस 2 और अपॉन 2। इसको अब हमें सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले तो इस 2 से इस 12 को हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 6ab हो जाएगा। ऊपर गामा के अंदर 5/2 हो गया और 3/2 हो गया। अपॉन में 4 और 2 6 और 2 8/2 का मतलब गामा 4 हो गया। हमारे पास एक फॉर्मूला है गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, यानी गामा से एक कम होता है हमेशा फैक्टोरियल। तो अगर हमारे पास गामा 4 है तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 होती है, तो अपॉन में आ जाएगा 6। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इस 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे, जो ये 6 है इससे 6 कैंसिल हो जाएगा, ए भी रह जाएगा। अब गामा के अंदर अगर कोई संख्या लिख रही है तो उसमें से हमको 1 माइनस करके बाहर निकालना होता है, और 1 तब तक माइनस करते हैं जब तक कि कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव संख्या नहीं आ जाती तब तक कर सकते हैं। तो 5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/2 रहता है, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, और गामा के अंदर भी 3/2 रहेगा। तो 1/2 बच गया, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर भी 1/2 रह जाएगा। और अब इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव संख्या बचेगी, इसलिए अब हम माइनस नहीं करेंगे। और गामा 3/2 को फिर से 1 माइनस किया तो 1/2, और अंदर भी गामा के अंदर 1/2, और गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो √π होती है। गामा 1/2 की वैल्यू √π। तो देखिए, अब तो ये हो गया। गामा के अलावा जो संख्या है 3 1 1 तो ऊपर है, नीचे 2 2 2 है, तो ए बी, और 3/8 हो गया, और √π और इंटू √π, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो एरिया हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 3
ए बी और पाई और बटे 8। तो ये जो कर्व हमको दे रखा था वो दी गई लिमिटों के अंदर उसका एरिया आ गया। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख करके कुछ सीख सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।